मज़ीद कहेंगे। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जो मौजूद होंगे उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगी। उनका नाम है सुंबल आसिफ और डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर हैं और आपको बताते चलें कि डायरेक्टर हैं ये हम ब्रांड की, और इनसे हम जानेंगे कि फ़ैशन आजकल क्या है और ये फ़ैशन को क्या समझती हैं, किस तरह लेके चलती हैं। अस्सलाम वालेकुम सुंबल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप? ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि फ़ैशन की डेफिनेशन हर बंदे ने अपनी ही बना रखी है, तो फ़ैशन आप एज अ डिज़ाइनर क्या समझती हैं फ़ैशन? मुझे लगता है जो जिसको सूट करता है वो फ़ैशन है उसके लिए। सही। हाँ, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होती है ना कि हमें ये अच्छा लग रहा है, हम इसमें कंफर्टेबल हैं, तो आई थिंक जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो वो आपके लिए आपका वो फ़ैशन है। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। अक्सर बहुत हम से लोग बड़े बहुत अनकंफर्टेबल से लोग होते हैं हैं, जो हाँ। जिस चीज़ में कंफर्टेबल भी नहीं, लेकिन क्योंकि वो ट्रेंड है तो आप हाँ, उसको जो है कैरी उसको करते फॉलो करते हैं। आई थिंक ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी आजकल जो चल रहा है ना, आजकल ऐसे नहीं है कि आपके यही चल रहा है और यही पहनना है। आजकल बहुत काफ़ी चीज़ें इन है, अवेयरनेस भी आ गई लोगों में, बहुत अवेयरनेस आ गई आजकल लोगों में। तो आई थिंक क्या कहते हैं, लोगों को पता है कि उनको क्या पहनना है, क्या अच्छा लग रहा है। आपको डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ों में नज़र आते हैं, सब एक चीज़ में नज़र नहीं आते हैं, तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है लोगों में। सही। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है, आपने कैसे सोचा कि यहाँ पर जाएंगे और एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जो है उससे निपटने के लिए कैसे अपने आप को तैयार? मुझे बचपन से काफ़ी शौक था, और फिर क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने एफएससी के बाद सोचा कि अब मैंने ना फ़ैशन ही पढ़ना है और यही करना है। सही। और फिर मैंने फ़ैशन पढ़ा और उसके बाद फिर शुरू हो गया, फिर साथ साथ चलते चलते सब कुछ होता गया। अच्छा, जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो एक इंस्पिरेशन होती है जिसको लेके चलते हैं। शुरू से जब आप सोचते हैं कि मैंने अगर ये करना है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देख के हम अपना माइंड सेट करते हैं कि मुझे इस ट्रैक पर चलना है। तो शुरू से क्या सोचा? शुरू से कपड़ों में बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। कि कपड़े कैसे बनते हैं, क्या है, कुछ नया बनाऊं, कुछ नए कट्स बनाऊं। मैं खुद ही से बैठ के ना ये सब कुछ करती रहती थी। सही। तो आई थिंक वही सोच के ना मैंने चलती गई। मतलब मैंने बहुत कुछ बड़ी चीज़ नहीं सोची हुई थी कि मैं कल को ऐसे बन जाऊंगी कुछ, या बस मैं साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ना करती गई, और वो खुद ही से होते ना रास्ते खुलते जाते हैं आपके। बिल्कुल, जब आप नियत अच्छी रखते हैं तो अल्लाह ताला जो है हाँ, तो वो आई थिंक मैं खुद ही उस ट्रैक पे आ गई। ठीक। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है यहाँ पर, तो कभी ऐसा लगा कि और लोग जो हैं वो नए की डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस रेस में अपने आप को साथ लेके चलना कितना मुश्किल नज़र आता है और कितना अपडेट रहना पड़ता है? अपडेट रहना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको हमेशा अपने लिए सोचना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप रेस लगाते हो ना किसी से, तो फिर आप जो है ना वो भूल जाते हो कि एक्चुअली में आप क्या करना चाहते हो या आप किस ट्रैक पे चल रहे हो। तो आई थिंक बड़ा अच्छा होता है कि आप जो है ना आप सिर्फ अपने ट्रैक पे चलो, अपने आप को देखो कि क्या करना है, आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए आगे क्या अच्छा होगा। तो हमेशा बस अपने आप को वो करना चाहिए। सही। आजकल के ट्रेंड के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आजकल क्या चीजें इन्हें हम देख रहे हैं, लॉन्ग शर्ट भी चल रही हैं, शॉर्ट भी चल रही हैं, कुर्ता शलवार भी चल रही है, हाँ। सब चीजें मिक्स हैं। तो लोग जो हैं वो अक्सर परेशान होते हैं जब भी कभी आप किसी आउटलेट पे जाएं, आपको सब चीजें एक साथ मिलती हैं और हम सोचते हैं कि अब हम क्या लें, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ये मुझे भी अक्सर लोग पूछते हैं कि आजकल हम शॉर्ट शर्ट पहने कि क्या पहने, लॉन्ग शर्ट पहने कि शलवार पहने कि पैंट्स पहने, खुली पैंट्स पहने कि क्या क्रॉप पैंट्स पहने। आई थिंक जो आपको सूट करता है ना वो आपको पहनना चाहिए। हाँ, इसी तरह मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप ऐसे हैं तो आपको लॉन्ग शर्ट सूट करेगी, आप शॉर्ट शर्ट पहन लें, आप शलवार पहने या आप शलवार ना पहने, या आप क्या अच्छा कैरी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कपड़े पहन लेते हैं, उनको कैरी नहीं करने आ रहे होते, वो इतना अजीब लगता है ना कि इन्होंने इतना अच्छा जोड़ा पहना हुआ है लेकिन शायद वो उनको सूट नहीं कर रहा। तो आपको वही पहनना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो, जो होते हो। फैशन ट्रेंड्स यही हैं कि जो आपको जैसे सूट करे ना, आपने बस वही वो उसमें आप अच्छे लगने। अच्छा, कलर्स का जो है समर में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, कलर्स बहुत चल रहे हैं आजकल। बिल्कुल। हाँ। लेकिन हम देखते हैं कि रात के फंक्शन है, वहाँ पर भी लोग जो हैं वो वेयर करते हैं डार्क कलर्स भी, लाइट कलर्स भी। तो ये कलर कॉम्बिनेशन जो है इसको किस तरह से आप मैनेज करते हैं एज अ डिज़ाइनर? जब आपके पास कोई भी कस्टमर आता है तो आप उसको किस तरह से बताते हैं कि ये कलर इस टाइम पे आप पे सूट करेगा? आजकल वैसे हम लोग तो फैशन ट्रेंड्स देखते हैं कि ओवरऑल कलर्स क्या आए हुए हैं।
تو زیادہ تر تو لائٹ کلرز چل رہے ہیں آج کل, وائٹ, گرے ٹونز, یہ اتنے چل رہے ہیں کہ ہر کسی کو نا اسی طرح کی ٹونز چاہیے ہوتی ہیں. لیکن شادیوں کے لیے لوگوں کو نا جو ہمارے ہاں جو بیسک لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ برائڈل ہے تو لال جوڑا ہی بننا ہے, تو وہ جو ہے نا وہ ایک لوگ لال پہ ہی اڑے ہوئے ہیں. لیکن جو باقی چیزیں نا وہ آپ کی لائٹ کلرز, ہر طرح کے کلرز چل رہے ہیں. ہم بتا دیتے ہیں کہ جی ایسے ہوگا, یہ چلے گا, یہ اچھا لگے گا آپ کو, لیکن آگے پھر لوگوں کی اپنی بھی کئی دفعہ اپنی چوائس ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پہننا ہے, ہمیں یہ ایسے چاہیے, ہمیں یہ ایسے چاہیے. صحیح. برائڈل کلیکشن کے حوالے سے میں آپ کے جاننا چاہوں گی, اس پہ آپ کی کافی مہارت ہے, تو کس طرح سے برائڈل کا ڈریس جب کوئی کسٹمر آتا ہے, میرے خیال سے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اسپیشل ڈے ہوتا ہے, اور میرے خیال سے سب لڑکیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شادی کا جوڑا جو ہے وہ بیسٹ ہونا چاہیے. تو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں, کس طرح سے کسٹمر کی جو پوری اس نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنایا تھا اس کے مطابق ساری چیزیں ایڈجسٹ کرتی ہیں؟ ڈفرینٹ کلائنٹس آتے ہیں, ہمارے پاس جتنے سیمپلز ہوتے ہیں ہم دکھا دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہے, ایسے آپ کو یہ سوٹ کرے گا. یا ویسے تو اچھا ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ سے پہلے پوچھ لو, ان کا پورا مائنڈ ریڈ کر لو کہ ان کو ایکچولی میں چاہیے کیا, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے حساب سے پھر جو بھی ان کو اچھا لگے, جو بھی ان کو جیسے سوٹ کرے, وہ سیمپل ٹرائی کرتے ہیں, جو بھی ان کو جو چیز ان پہ سوٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے پھر وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. اچھا, برائڈل کلرز ہم نے ڈسکس کیے کہ ریڈ کلر پہ بہت سارے لوگ جو ان کا مائنڈ ہوتا ہے, تو ریڈ کے علاوہ اگر آپ سجیسٹ کرتی ہیں تو کون سا کلر کرتی ہیں, اس پہ میں آپ سے بات کروں گی. ناظرین, مجھے ابھی آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینی ہے, اور وہ یہ ہے کہ چینی وفد لاہور چیمبر پہنچا ہے, اور وہاں پر انہوں نے صدر عبدالباسط سے ملاقات کی ہے. چینی وفد لاہور چیمبر پہنچا ہے, صدر عبدالباسط سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات میں کن امور پر بات چیت ہوئی ہے. شہزاد خان ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. شہزاد, بتائیے گا اس ملاقات میں کن امور پر بات چیت کی گئی ہے؟ جی نا, بالکل. پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر وانگ زیہئی نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا, اور اس موقع پر انہوں نے لاہور چیمبر کے صدر عبدالباسط اور مختلف سیکٹر سے تعلق رکھنے والے صنعتکاروں اور تاجر رہنماؤں سے ملاقات کی. لاہور چیمبر میں ہونے والی اس ملاقات میں چین اور پاکستان کے درمیان صنعت کے مختلف شعبوں میں تجارتی حجم بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. لاہور چیمبر کے صدر عبدالباسط کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی تاجروں کے لیے, پاکستانی صنعتکاروں کے لیے جو ویزا کی شرائط ہیں وہ مزید نرم کی جائیں, تاکہ جو پاکستانی کے بزنس کمیونٹی ہے وہ چائنا کا جو وہ آزادانہ دورہ کر سکیں اور وہاں کے جو تجربات ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اس موقع پر پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے صدر وانگ زیہئی نے یہ کہا کہ اگست میں 150 چائنیز کمپنیاں لاہور کا دورہ کریں گی, اور اگست کے مہینے میں ہی چائنا کے تعاون سے جو ہے وہ ایک ایگزیبیشن کا اہتمام کیا جائے گا, جس میں 150 سے زائد چینی کمپنیاں جو ہے وہ شرکت کریں گی, جسے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے سراہا ہے. جی صحیح شہزاد, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے ناظرین, اور آپ کو یہ بتائیں گے ایک اور بریکنگ نیوز ہے. 77 ٹریفک وارڈن کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں. 77 ٹریفک وارڈن ہیں جن کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں, 77 ٹریفک وارڈنز کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں. عیشا خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. عیشا, بتائیے گا ان تقرر و تبادلوں کے حوالے سے. بالکل, یہاں پہ پولیس نے 77 ٹریفک وارڈنز کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. اس حوالے سے جو ٹریفک وارڈن میں 20 ٹریفک وارڈن سے 20 پیٹرولنگ آفیسرز جن کے تبادلے کیے گئے ہیں, ان کو مختلف سیکٹرز کے اندر تعینات کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈرائیورز کے بھی تقرر و تبادلے گئے ہیں. کل ملا کر جو ہے وہ 77 وارڈنز کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. اور اس جوتی اور آگاہ کریں جی. جی ناظرین, ہماری گیسٹ امل آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ بارات کا جوڑا جو ہے اس کا ریڈ کلر ہر لڑکی نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے. تو اس سے ہٹ کر جب آپ کوئی کلر سجیسٹ کرتی ہیں تو اس میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ پرسنالٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرینڈز, کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کے مطابق ٹرینڈز دیکھے جاتے ہیں کہ آج کل کون سے کلرز ان ہیں. ویسے تو آپ جتنا مرضی لوگوں کو سجیسٹ کر لو, لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو لال, ایک دن کا جوڑا تو لال ہی ہونا چاہیے. یا پھر اگر کچھ لڑکیاں بھی کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں لال چاہیے کہ نہیں چاہیے, ان کو ہوتا ہے کہ جی نہیں, میرے جو میری ان لاز ہیں یا میری ساس ہے انہوں نے مجھے اسپیشلی کہا ہے کہ لال ہی پہننا ہے. صحیح. تو وہ جو کلر ہے نا وہ ایک لال ہو گیا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آ کے کہہ دیں نہیں جو بھی چل رہا ہے وہ, لیکن ریڈ کو بھی ہم بہت زیادہ مینیج کر لیتے ہیں, گرین, گولڈن, ان چیزوں کے ساتھ ان کے ساتھ. لیکن آج کل تو نا آپ کے مونوٹونز چل رہے ہیں نا کہ لال جوڑے تو پورا لال ہے, یا پورا وائٹ ہے, یا پورا گولڈ ہے, یا پورا بلو ہے. آج کل تو کافی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں, اور بھی مطلب نیوی بلو کلر بہت چل رہا ہے, گولڈ لوگ بہت پہنتے ہیں, بہت زیادہ پہنتے ہیں.
اور اسی طرح کے کلرز بس چل رہے ہیں جو بھی آپ کے, لیکن مین جو ہے وہ ابھی تک ریڈ ہی ہے. اچھا, برائڈل جوڑا جو ہے جب بھی لوگ بنانے جاتے ہیں تو ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے پیسے بتا دیے جاتے ہیں, خاص طور پہ جب ڈیزائنر کے پاس جایا جاتا ہے, تو آپ کی طرف سے تو کوئی ایسی شکایت نہیں رہتی کسٹمرز کو؟ نہیں, فی الحال تو مجھے ایسا نہیں ہوا, میری پرائسز کافی اچھی ہیں. صحیح, اس طرح سے کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بہت زیادہ میں چارج کری ہوں یا ایسے کچھ ہے, نارمل پرائسز ہیں, نارمل وہ ہے. سم ٹائم دیکھا جاتا ہے کہ کسٹمر اپنی رینج بتا دیتا ہے کہ اس میں آپ ہمیں جوڑا مینیج کر دیں. میں ویسے زیادہ تر یہی کرتی ہوں کہ مجھے کسٹمر کی رینج پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ان کو ہم کیا دے سکتے ہیں. صحیح, اس میں آپ کی کیا رینج ہے, اس میں پھر میں آپ کو ڈیزائن کر دیتی ہوں. کیونکہ آئی تھنک ڈیزائنر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسٹمر کی رینج پتہ کرو, اس میں مینیج اور اسی میں آپ مینیج کرو کہ کیا آپ بہتر چیز دے سکتے ہو. ٹھیک. اچھا, برائڈل جوڑے کے لیے اسٹف جو ہے وہ کون سا یوز کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں شفون کے علاوہ آرگینزا بہت زیادہ ان ہے. آرگینزا بہت زیادہ ان ہے, آرگینزا بہت ان ہے, نیٹ بہت ان ہے. یہ دو فیبرکس ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں جگہ لے لی ہے شفون کی یا جارجٹ شفون کی یا اس طرح کی چیزوں کی. آج کل دوپٹوں میں بھی لوگوں نے نیٹ اور آرگینزا شروع کر دیا. بالکل, تو وہ ایک بالکل پرانے زمانہ جو ہے نا, وہ لگتا ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ چیزیں ریپیٹ. ہماری مدرس کے دور میں کبھی جو ہے نا برائڈل جوڑے وہ آرگینزا کے دوپٹے ہوتے تھے. بالکل. ہم گفتگو کا سلسلہ ناظرین آگے بڑھائیں گے اور جانیں گے کہ آج کل برائڈل ٹرینڈ جو ہیں وہ کیا چل رہے ہیں. لہنگوں کے علاوہ اگر برائڈل کچھ پہننا چاہتی ہے تو وہ کیا پہن سکتی ہیں. سمل ہمارے ساتھ موجود ہے. ناظرین, مجھے ابھی ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. لاہور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں. باٹم رائٹ بٹن پر کلک کیجئے اینڈ اسٹے ٹیونڈ. سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں. ہر واقعہ, ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم, مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا. چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی, دفتری معاملات میں گڑبڑ, کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335 4242 222. تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص, اور بن جائیے سٹی رپورٹر. خبریں, تقریریں اور باتیں, ہنسنا کھیلنا, ملنا جلنا, آنا جانا, رنگ برنگے لمحے, گیت, گھٹائیں, برساتیں, نہر کنارہ, راوی کا پل, مال, مساجد, محل, مینارے, درویشوں کی رونق, کبھی کبھی دکھ درد کی کھاتیں, شہر کہانی, آتے جاتے قصے, گلیاں, باتیں کرتے دن اور راتیں, سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے. ہم اس کی آواز ہیں, اس کی خوشبو ہیں. یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی 42. لاہور سے ہمارا رشتہ ہوا مضبوط سے مضبوط تر جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر. برس ہاں برس سے ہم ہیں لاہور کی آواز. سیاسی سرگرمیاں ہوں یا بیوروکریسی کا احوال, حکام بالا کی لاپرواہی ہو یا انتظامیہ کی پھرتیاں, ہم نے رکھی جرائم اور امن عامہ پر گہری نظر. ہم نے کی حکومت کے ہر اچھے اقدام, ہر ترقیاتی کام کی مکمل عکاسی. ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال. ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی. ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ. ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن پر. ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم. ہم ہیں سٹی 42. ہم ہیں لاہور. جو سوچتا ہے وہ سوال کرتا ہے, جواب کہیں نہ ملے تو بڑھتی ہے الجھن. کیا ہے ہمارے طلباء کی الجھن؟
ان کے ذہنوں میں سوالات کیا ہیں؟ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں، چینی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ قائم مقام لارڈ میئر نذیر خان سواتی سے چینی وفد نے ملاقات کی ہے۔ راؤ دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ راؤ دلشاد، بتائیے گا ملاقات میں کون کون شامل تھا اور کن امور پر بات چیت کی گئی ہے؟ جی بالکل، یہاں ٹاؤن ہال میں چیئرمین آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی آف پیپلز کانگریس آف لنوی کی قیادت میں ڈو چینگ این کی قیادت میں 7 رکنی وفد نے قائم مقام میئر لاہور نذیر خان سواتی سے ملاقات کی ہے۔ باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس میں جو چائنیز وفد تھا اس میں زینگ جیان، یاو یمنگ، زو روبن اور چینگ چوئن سمیت دیگر جو ہے وہ موجود تھے۔ تاہم اس موقع پر چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور بھی موجود تھے اور دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ تاہم چینڈو اور لاہور چونکہ سسٹر سٹی ہے تو اس حوالے سے چیف آفیسر لاہور محمود مسعود تمنا نے جو ہے وہ بریفنگ بھی دی اور میئر لاہور جو کرنل ٹائم بشیر جاوید ہیں ان کے دورے کے حوالے سے بھی چائنیز حکام کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ تاہم اس موقع پر مقام میئر لاہور نذیر خان سواتی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے، خاص طور پر سی پیک آنے کے بعد یہ دوستی کے رشتے ہیں مضبوط بندھن میں بندھے ہیں۔ اور صحیح، راؤ دلشاد آپ کا بہت شکریہ، آپ ہم اس ملاقات کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سنبل آصف ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اچھا سنبل، برائڈل کے لیے دیکھا جاتا ہے ہمیشہ لہنگا لوگ پریفر کرتے ہیں، تو بہت زیادہ ٹرینڈ جو ہے شرارہ غرارہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تو کیا بارات کی دلہن جو ہے وہ یہ پہن سکتی ہے؟ غرارے بہت ان ہیں، بہت زیادہ ان ہیں، وہی میں نے کہا نا پہلے بھی کہ آپ کی پرانی چیزیں جو ہے نا وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں بہت زیادہ، تو غرارے بہت لوگ پہنتے ہیں اور لہنگا چولی بہت ان ہے۔ اور ویسٹرن، اگر ویسٹرن سے ہم انسپریشن لیں یا لوگوں کو ویسٹرن چیزیں پہننے کا بھی آج کل بہت ہوا ہے تو وہ گاؤنز بہت پہنتے ہیں۔ ان کو ہوتا ہے کہ 1 پیس جو گاؤن ہوتا ہے نا آپ کا وہ بہت ان ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کہ آج کل کافی شادیوں پہ لڑکیوں نے گاؤنز پہنے ہوتے ہیں، لمبے لمبے گاؤنز، یا گاؤنز کے ساتھ لہنگے پہنے ہوتے ہیں، گاؤنز کے ساتھ غرارے پہنے ہوتے ہیں، تو یہ کافی ان ہے آج کل۔ اچھا، ایک دم سے برائڈل کی لانگ شرٹ سے شارٹ شرٹ پہ آ گئی ہیں، تو وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ لڑکیاں جو ہیں وہ پریشان نظر آتی ہیں کہ اپنی شادی کے جوڑے میں اب وہ لانگ شرٹ لہنگے کے ساتھ بنائیں یا شارٹ شرٹ بنائیں، یا بلاؤز بھی چل رہے ہیں کچھ؟ ہاں، ویسے تو بلاؤز بہت زیادہ چل رہے ہیں، چولی بہت چل رہی ہے، لیکن وہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر بندے کا نا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ چولی میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ لمبی، کیونکہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم چولی کو دوبارہ کیسے یوز کریں گے شادی کے بعد، ان کو ہوتا ہے نا کہ آپ شادی کے بعد پہن لیا اس کے بعد جوڑا کا ضائع ہو جاتے ہیں، چولی تو نہیں دوبارہ پہننی انہوں نے، تو زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں لمبی شرٹیں دے دیں تاکہ ہم بعد میں پینٹ کے ساتھ پہن لیں یا اس طرح کی چیزیں جو بعد میں یوز ہو جائیں، تو اس طرح بھی لوگ ہوتے ہیں۔ سب کچھ ہی چلتا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، ابھی مجھے آپ کو براہ راست لیے چلنا ہے، ترجمان پنجاب حکومت اس وقت DGPR میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نہیں ہے دینے کے لیے، اور اگر یہ دعویٰ میرے خلاف ڈگری ہو جاتا ہے تو یہ 10 ارب روپیہ میں چیف منسٹر پنجاب کے بیٹوں سے مانگ کر ان کو ادا کروں گا۔ یہ انہوں نے آج اپنی اخبار میں اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ شاید بھول گئے ہیں کہ اگر یہ دعویٰ ڈگری ہو گیا تو پھر ان کی اٹیچمنٹس ہوں گی، اور بنی گالا کا وہ محل جس کے اندر وہ رہ رہے ہیں اس کی اٹیچمنٹ ہوگی، ان کی باقی پراپرٹیز کی اٹیچمنٹ ہوگی، اور اس پبلک لائے کے لیے جو تواتر کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے ان سے بارہا کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے سن 47 سے لے کے آج تک پروڈا کے قوانین نے کیا کیا، کیا پروڈا کے قوانین نے جو اسٹیبلشڈ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کو رنگ سے باہر نکالا؟ کیا احتساب کی منزل حاصل ہوئی پروڈا کے بعد؟ ایبڈو آیا، ایبڈو نے جو اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پلیئرز تھے ان کو نکالا، کیا احتساب کی منزل حاصل ہوئی ایبڈو کے بعد؟ پھر اس کے بعد دوبارہ اینٹی کرپشن کی کیمپینز چلی، ہر ڈیفرنٹ گورنمنٹ نے آ کے چلائی جو کہ نان الیکٹڈ گورنمنٹس تھیں، نان پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں، اور پھر نیب آپ کے سامنے، وہ تو آپ کی جو آپ دوست یہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ہیں، اس کے بھی پولیٹیکلی سیٹلڈ ایجنڈے تھے۔ کیا اس نے کوئی اپنی احتساب کی منزل حاصل کی؟ کیا وہ بھی صرف وکٹمائزیشن کا ٹول نہ بنا رہا؟ اور کون کون سے لوگ اس نیب کے تحت پکڑے نہیں گئے اور بعد میں سیاسی مقاصد کے تحت چھوڑے نہیں گئے؟
वो भी गैर सियासी हुकूमतों की तरफ से। तो क्या ये जो 3 प्रोडा, एब्डो, नैब बने, इन्होंने आज तक कोई अपनी एहतसाब की मंजिल हासिल की? क्या यूसुफ रजा गिलानी के आउस्टर के बाद जब कोर्ट से उस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया गया, तो क्या वो जो मकसद था जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट खत लिखने पर मजबूर कर रही थी और कह रही थी कि कोई इम्यूनिटी नहीं, और उसको फिर बाद में क्या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने हासिल किया? किसी को याद भी रहा? कोई सवाल भी आज तक उठा उसके बारे में? तो इमरान खान साहब जिस सिलसिले में ये अपनी पूरा बयान दे रहे हैं, ये बयान बार बार तवातर के साथ दे रहे हैं, एक दफ़ा नहीं, रीट्रेट कर रहे हैं उस बयान को। हमने लीगल नोटिस भेजा कि जवाब दें, जवाब नहीं दिया। जवाब ना देने के बाद एक लल पीरियड था, खामोशी रही, क्योंकि कानून इस बात की इजाज़त देता है। हमने ये उनसे डिमांड किया कि पब्लिक अपॉलॉजी करें, बट ही नेवर केम फॉर द पब्लिक अपॉलॉजी। और आज अदालतों का तमस्खर वो कैसे उड़ाते हैं कि जब अदालत उनको नोटिस दे रही है और नोटिस के वसूल होने से पहले उसका मीडिया पे रिपोर्ट होते साथ इमरान खान ने फिर अपना रिजॉल्व दे दिया कि मैं कवानीन को कुछ नहीं समझता, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को कुछ नहीं समझता, जिस हद तक मुझे मेरा पर्पस सॉल्व हो दैट इज़ गुड, और जहां पर मुझे कोई अदालत तलब करेगी तो मैं अभी से ही अपनी डिफाइंस, नॉन कंप्लायंस ऑफ दैट ऑर्डर्स, मैं अभी से कह रहा हूं कि भले से अदालत नोटिस तो दूर की बात रह गई, अगर डिग्री भी जारी करेगी तो मैं पे नहीं कर सकता। मैं तो आज ही बता रहा हूं कि जी मेरी डिफाइंस है। क्या सियासी तारीख का इदराक नहीं? क्या उनको ये पता नहीं कि ये मामलात जब आप इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के खिलाफ करते हैं, हाँ ठीक है, अगर हम इमरान खान की सीरियसनेस समझते, अगर उनका एजेंडा मोटिवेटेड ना होता, अगर उनके एजेंडे के ऊपर टेंटेड, कलरफुल मैलिस एट्रीब्यूटेड ना होती, अगर उनके एजेंडे पे हमें धरने अगस्त के याद रहते हैं, हमें वो भी याद रहता है जब इस्लामाबाद को ये मुकम्मल लॉकडाउन सीजर ऑफ करते हैं, हमें वो प्रेशर्स भी याद रहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट पिटिशन एक्सेप्ट नहीं करेगी अंडर आर्टिकल 184(3), इस पर मैं स्ट्रेस करूंगा कि जब तक ये पिटिशन एक्सेप्ट नहीं होगी अंडर आर्टिकल 184(3), तब तक हम इस्लामाबाद का मुहासरा नहीं तोड़ेंगे। पिशावर से चीफ मिनिस्टर केपी की क़यादत के अंदर बलवाई लेकर इस्लामाबाद पर हमला करना और फिर उसको सीज करना, रोड्स को कट ऑफ करना, इस्लामाबाद की मेन शाहरात को बंद करना और वहाँ पर पूरा कारोबारी ज़िंदगी मफलूज करना, इन हालात में 184(3) के अंदर आप अपनी पिटिशन को एक्सेप्ट कराएंगे और फिर आपको हम ये पूछने में हक बजानिब हैं कि आप ज़रूर इस बात की वजाहत करें कि क्या अगर आपको तारीख का इदराक नहीं, आपने पिछले सफ़ों में से कुछ उठाकर नहीं देखा कि जो वो कवानीन जो आज तक करप्शन की खातिर ये एब्डो, प्रोडा, ये नैब, इन्होंने क्या किया? हम इनकी सीरियसनेस समझते, अगर ये किसी वजह से भी आके ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन पर बैठते और कहते कि हमारी कौमी क़यादत की सीरियसनेस है, हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, हम इसके ऊपर बैठ के कोई डिलिब्रेशंस करके कोई ऐसा निज़ाम देना चाहते हैं कि जो कि पार्लियामेंट से फ्लो करे। जब तक ये चीज़ पार्लियामेंट से फ्लो नहीं करेगा और हमेशा हिंड्रेंसेस इन जैसे फॉर्चून हंटर्स ने, मैं हक बजाने वो इमरान खान को इस वक्त फॉर्चून हंटर कहने पे कि अदालत में सियासत करके अपनी पूरी पॉलिटिकल कैंपेन को एक एंटी करप्शन नैरेटिव पे, और कैसी अचंभे की बात है, पूरी कौम देख रही है कि इन 4 साल का कोई एक स्कैम, कोई एक किकबैक, कोई एक ऐसा इल्ज़ाम किरदार अदा करता रहेगा। और मैं जनाब असदी साहब को एक दफ़ा फिर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ एंड विद बेस्ट विशेस। थैंक यू। ये रोकना क्या चाह रहे हैं? ये कादराबाद पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह, लोड शेडिंग में कमी, ये डर किस बात से रहे? बल्लो की पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह, लोड शेडिंग में कमी, ये डर किस बात से रहे? भिक्की पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। इनको ये पता है कि अगर ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करके गई, इस हुकूमत ने अपना वक्त पूरा किया, तो सिर्फ पंजाब हुकूमत के जो मंसूबे इस वक्त हम अंडरटेक कर रहे हैं, वही 4000 मेगावाट अगर नेशनल ग्रिड के अंदर आ गए तो लोड शेडिंग की कमर टूट जाएगी। ये सिर्फ इसको रोकना चाह रहे हैं। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि ये देखें कि ये आपको इमरान खान की कंडक्ट जो है, अ मैन कैन लाई, बंदा झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट। आप एक दावा दायर करके उसका जवाब दावा देने के बजाय पहले डिफाइंस के मूड में आ गए। आपने जवाब दावा दिया नहीं,
और फौरी तौर पर आके कह दिया। इसी तरह से आप इलेक्शन कमीशन के साथ ट्रीट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आपको तलब करती है, आप उसमें एप्लीकेशन दे देते हैं कि गैर मुइन्ना मुद्दत तक इसको मुलतवी कर दें, पेंडिंग कर दें। जी सुप्रीम कोर्ट में दावा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से आपके ऊपर दहशतगर्दी की अदालत आपको एक इश्तिहारी मुलजम बना के बुला रही है। यानी कोर्ट्स ऑफ ऑल नेचर, एंटी टेररिस्ट कोर्ट एक असमतुल्लाह जुनेजो के ऊपर तशद्दुद किया, उनको मारा पीटा, इनके अपने कारकुनान ने मारा पीटा, इनकी सरपरस्ती में मारा पीटा, इनकी इंस्टिगेशन में मारा पीटा, इनकी कॉल पर उसको मारा पीटा, यूनिफॉर्म बंदों को मारा, और उनके बाद जब अदालत बुलाती है तो नहीं जाना। यह है रूल ऑफ लॉ, यह है ओबीडियंस टू द लॉ ऑफ द लैंड, यह है कोर्ट के समन्स की जो दर्ज देते हैं। मॉरल ब्रिगेड बने हुए हैं, यहाँ पर इनकी अखलाकियात खत्म होगी। पब्लिक स्पीचेस में खड़े होकर ऐसे अलकाबात से नवाजते हैं जिनका कोई तल्लुक ही नहीं, और वो अपनी पब्लिक डिसेंसी, पब्लिक मोरालिटी, हर चीज को छोड़ बैठे। कौन सी ऐसी एलिगेशन थी जो आपने लगाई और जिसका जवाब हमने नहीं दिया? हिसाब कर लें आके, आप आके उसका हिसाब कर लें, तफसील से हिसाब करें। पनामा लीक्स में एक रेवलेशंस हो जाती हैं। पनामा लीक्स के अंदर पता चलता है कि जी ऑफशोर कंपनीज, हुसैन नवाज और हसन नवाज साहब की ऑफशोर कंपनीज, वो खुद ऑन रिकॉर्ड हैं। आप मनी ट्रेल मांग रहे हैं, उसके लिए एक जुडिशियल प्रोसेस मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नैरेटिव दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट की। जेआईटी को आप कंडक्ट ऑफ कॉल्ड अपॉन पीपल तो देखे ना, कि जिनको बुलाया गया। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग देयर, अपेयरिंग देयर, अपने तमाम सवालात के जवाब टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी देकर आ रहे हैं। हुसैन नवाज साहब देकर आ रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा देकर आ रही हैं, हसन देकर आ रहे हैं। जब अक्यूज जिनको बुलाया गया है वो जाकर अपनी पूरी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो आप अगर अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव जारी रखेंगे तो क्या पीएमएलएन की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आपको किसी से कम नजर आती है? गलत फहमी में है ये, इनको अंदाजा नहीं है। ये कल कॉल दे रहे हैं कि जी हम बंदे निकाल लेंगे, हम चैलेंज करते हैं, बाकी बात तो दूर की रही। आपके शोज लगते हैं सारे पाकिस्तान से लगा कर लगते हैं, लेकिन आपको पीएमएलएन की स्ट्रेंथ का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स ऑन स्ट्रीट पावर करना चाहते हैं तो टाइम आ रहा है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है। एज अ गवर्नमेंट वी वर एक्टिंग रिस्पॉन्सिबल कि हम पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाना नहीं चाह रहे, हम पॉलिटिकल हीट को बहुत आउट ऑफ द प्रोपोर्शन फ्लो नहीं करना चाह रहे। ये आपकी गलत फहमी है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ अवाम पाकिस्तान अकीदत की हद तक प्यार करते हैं, और बार बार उन्होंने अपने वोट के जरिए इस्टेब्लिश किया है। एक बार इस्टेब्लिश किए, अब जिस दिहाई के अंदर इलेक्शंस देख लें, उस दिहाई के इलेक्शंस के अंदर बैलेट के अंदर से मियाँ नवाज शरीफ सुर्खरू होकर निकले। और ये पीपल्स पार्टी, कल मैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की मैं तकरीर सुन रहा था, इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल थी, इखलाकियात से गिरी हुई थी। उनको कौन हक देता है कि वो लोगों को इस तरह के अलकाबात से पुकारे? हमने तो आज तक कभी उनके मुतल्लिक तो बड़ी डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए जा सकते हैं, और बार बार जी ज़िया की बात क्या करें, हमारे हाथ बंधे हैं। जब मैं अपनी पॉलिटिक्स का पहला इलेक्शन लड़ रहा था तो मुशर्रफ बराजमान इक़्तिदार थे, क्या करते, क्या सियासत छोड़ दे? जब मियाँ नवाज शरीफ अपनी पॉलिटिक्स में आ रहे थे तो ज़ियाउल हक बराजमान इक़्तिदार थे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी पॉलिटिक्स में आ रहे थे तो अयूब खान बराजमान इक़्तिदार थे। तो क्या हम कहें कि पीपल्स पार्टी की परवरिश अयूब खान की गोद में हुई है? क्या हम कहें कि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन थे अयूब खान की काबीना के 4 साल वजीर रहे? तो क्या हम उनको ये कहें कि आपकी सारी पॉलिटिक्स जो है अयूब खान की ग्रूम्ड है? हद हो गई। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है, हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख इन इंतकामात से भरी पड़ी है। आज जो जवाबात सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे। ये नाअक्बत अंदेश, ये लोग जो इमरान खान को इतना मशवरा नहीं दे सके कि आपकी आज की ये जो स्टेटमेंट है, दिस विल अमाउंट टू द एडमिशन, ये तो मेरे दावे को आपने मनवन तस्लीम कर लिया। आपने तो इम्प्लाइडली ये मान लिया कि ये डिग्री मेरे खिलाफ पास हो रही है, लेकिन मैं पॉपर हूं, मैं फकीर हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जरा बताओ ये जहाज कहां से चला रहे हो? जरा बताओ ये इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कहां से कर रहे हो? ये बताओ कि 5-5 करोड़ के जलसे कहां से कर रहे हो? ये बताओ कि 3-3 करोड़ रुपए के पेनाफ्लेक्सेस के साथ पूरा शहर भर देते हो, ये पैसा कहां से आ रहा है? तो फिर तो हम मानने में हक बजाने में कि ये कोई फॉरेन फंडिंग है। फिर यही वो कठपुतली हैं जो बैरूनी ताकतों को, जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, उन बैरूनी ताकतों को जो पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं, उन बैरूनी ताकतों को जो पाकिस्तान के सीपैक के खिलाफ हैं, आप ही उनके आलाकार हैं, और भेस बदल बदल कर आप उनके आलाकार हैं। कभी आप धरना लगाकर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमले करते हैं। आपकी तकरीर वो जो स्टेज पे ट्रक पे चढ़ के
प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ बलवा करते हुए वो तकरीर आज तक किसी को नहीं भूली। जिस इल्काबात से आप उस वक्त नवाजते रहे, आज तक दिलों पर लिखे हुए हैं। और नून लीगी कारकुन, एक एक नून लीगी कारकुन आपको ये बता रहे हैं कि हमारी तरबियत गलत नहीं है, हम मियां नवाज शरीफ के ट्रेंड हैं। कुछ गलतियां अगर तारीख में हमारे ज़िम्मे हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ की एक कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स रही, कुछ गलतियां अगर हमारे ज़िम्मे हैं तो हमने तारीख से सबक सीखा है। हमने COD साइन करके ये तय किया था कि पॉलिटिकल फोर्सेस एक दूसरे की दस्तों गिरफ्तार नहीं होंगी। लेकिन अगर आज उस COD के मीनिंग कोई गलत ले और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उस COD की आड़ में बैठकर अपनी करप्शन को छुपाने की कोशिश करे, तो फिर स्टेट इंस्टीट्यूशंस तो काम करेंगे। कभी आप हमें कहते हैं कि फौज का नाम लेना चाहते हो, और भाई क्यों इंस्टिगेट कर रहे हो? हमने अगर पसे पर्दा और पेशे पर्दा की तमीज खत्म करनी थी तो आपने हमें बताना था कि हमने किसका नाम लेना है। आर वी ओब्लाइज्ड टू आंसर टू व्हाट यू से? कमाल की सियासत की रवायात आपने इस मुल्क के अंदर डाल दी हैं। आपके कहे हुए लफ्ज, आप एक सियासी जमात के सरबराह हैं, एक जमात के चेयरमैन हैं, तो आपको अंदाजा नहीं कि वो आपके लोअर टीयर्स में, आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, आपकी स्ट्रीट के अंदर, वर्कर के अंदर, एक एक जगह पर आपने इतनी पोलराइजेशन क्रिएट कर दी है। इज दिस द वे टू डू पॉलिटिक्स? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो हमने कल 10 अरब का दावा दायर किया है, इस दावे में जवाब दें, हमें उस शख्स का नाम बताएं और या तस्लीम करें कि आपकी सियासत की पूरी इमारत झूठ पर इस्तवार है। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आज भी अपने दावे में उस शख्स का नाम बताएं, हमारे पैरा के कंटेंट्स को झुटलाएं, आप आकर बताएं, साबित करें कि हमने आपके ऊपर जो दावा किया है। आए ना कोर्ट ऑफ लॉ में आए। ये है एम्पायर, थर्ड एम्पायर की जो उंगलियां उठवाते हैं, छोड़े उनको। हमें सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विल डू द कंप्लीट जस्टिस। JIT के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों ना हो JIT के कंडक्ट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात? वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में काम नहीं करेगी तो तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं होंगे? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। और हमने कोई गलत कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट नहीं किया आपकी तरह, हमने कोई बलवा करने की कोशिश नहीं की, हमने कोई स्ट्रीट के ऊपर आके पूरी लाइफ को जेपरडाइज करने की कोशिश नहीं की। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने पॉइंट्स को रजिस्टर किया। हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये हमारी रिजर्वेशंस हैं ऑन द कंडक्ट, एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर। पाकिस्तान के कवानीन तयशुदा हैं। कोई चीज़ अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर से हटके होगी तो मैं उसमें एक फरीक हूँ, मेरा पॉलिटिकल करियर स्टेक पर है। आप मेरे खिलाफ दिन के 24 घंटों में से 18 घंटे एक मलेशियस बेबुनियाद फर्जी कैंपेन चला रहे हैं, तो मुझे इतना हक भी हासिल नहीं है कि जो चीज़ मुझे लगे कि उनके मैंडेट से हटके है, उनके कानून से हटकर है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर से हटके है, मैं उसको सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर रजिस्टर करूं। मुझे अगर किसी चीज़ से हरासमेंट फील हो रही है तो मैं वो जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट्स का रोल लिया है, तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट को जाकर बताना है। आपने अपनी पिछली 3 महीने की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन उस पर इस्तवार की। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म के जो आपके सारे प्रोसेसेस हैं, इस किस्म के आपके सारे जितने तरीक़ाकार हैं, ये पब्लिक में बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। और आप खुद देखें, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि दुनिया में संजीदगी के साथ गौर कर लें, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, टाइम है। क्या कभी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जितनी मियां नवाज शरीफ ने पिछले 3 साल से, जब से ये धरनों का प्रोसेस लगा है, पहले आपने हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, आपने हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया कि जी ये धांधली की है, और धांधली की बुनियाद पर आपने पूरे मुल्क को अपने जरगमाल किए रखा, इस्लामाबाद जाकर बैठ गए, धरने दिए। उसके बाद ये पनामा लीक्स आ गई, तो पनामा लीक्स आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नजर आई, ड्यू प्रोसेस को आपने बीच में छोड़ा, कौन से कवानीन के ताबे क्या काम होना चाहिए था उसको बीच में छोड़ा। 184(3) ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो मैंने कहा था इट इज पर्टिनेंट कि मैं उसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, उस पर CPC का इतलाक होता है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स की कॉन्स्टिट्यूशन या तो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत हो सकती हैं, जिसके अंदर मिलिट्री के लोग बैठते हैं। हमने तो यह भी सवाल नहीं उठाया, मकसद क्या था? फ्रॉम डे 1, फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इट इज क्लियर, मकसद यह था कि हम अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे। लेकिन जब हम बेगुनाह साबित करने के लिए गए और हमने इतराज़ात उठाए कि ये जो तरीकाकार है जिसके अंदर ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इस पर हमारी रिजर्वेशंस है, तो वी नीडेड आंसर्स ऑन दैट। हमें जवाबात नहीं मिले। लेकिन जब ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के सामने वो खुलेंगे
तो हम रिकॉर्ड पर हैं, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को बार बार उनके सामने पेश कर चुके हैं। और एट द लास्ट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि थोड़ा तारीख का मुतालिया करें। आपसे हम दरख्वास्त करते हैं, हमें पता है कि आप बिल्कुल एक लाउबाली अंदाज में सियासत कर रहे हैं, आपका मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हसूल है, आप जिस तब्दीली का नारा लगा रहे हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। सुंबल आसिफ हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सुंबल, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है यहाँ पर चला गया, बहुत सारी चीज़ें जानने वाली थी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी मेहंदी के ड्रेसेस में भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। पहले देखा जाता था मेहंदी के ड्रेसेस जो हैं जो ससुराल से आगे पहन ली, लेकिन अब जो है वो भी डिज़ाइनर के पास जाया जाता है। तो मेहंदी के ड्रेसेस के हवाले से कैसा ट्रेंड है? मेहंदी का भी वही है कि आपके कलर्स पे होता है लोगों को कि कलर्स होने चाहिए बहुत सारे और गरारे होने चाहिए। पहले तो ये होता था कि बिल्कुल भी नहीं होता था ना, कि एक दुपट्टा बस दे दिया सर के ऊपर, कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब तो खैर मेहंदी का भी ना हर दुल्हन के अलावा बाकी सबका थीम्स होती हैं पूरी की पूरी, कि हमारे इस थीम के जोड़े हैं और इतने कलर्स होने चाहिए या इन कलर्स के ही सारे जोड़े हों। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, मेहंदी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई हुई है। सही है। अच्छा, वलीमे के कलर्स में आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बारात पे डार्क कलर्स होते हैं तो एकदम से लाइट पे जो है वो लोग फोकस करते हैं। तो वलीमे का सारा वो लाइट कलर्स हैं, गोल्ड है, ग्रे कलर बहुत इन है, सिल्वर टोन्स हैं, गोल्ड, मतलब इस तरह की टोन्स काफ़ी इन है, लाइट पिंक, बेबी ब्लू, इस तरह की चीज़ें बहुत इन है। सही। अच्छा, फॉर्मल ड्रेसेस के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, रूटीन में जो है वो कुछ इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे लोग पहनना चाहते हैं, तो उस पे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं कि कलर्स और इसके अलावा कट्स वगैरह जो हैं उन पे जाना चाहिए। तो अगर आपने फॉर्मल ड्रेसेस पहने हैं तो उसमें कट्स जो हैं वो आप किस तरह के सजेस्ट करती हैं या किस तरह के डिज़ाइन करती हैं? आजकल तो वैसे यही ऑर्गेन्जास इतनी चल रही है ना कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरीज इतनी आ गई हैं, इतनी वेरिएशंस आ गई हुई हैं। आपके कलर्स तो वही चल रहे हैं क्योंकि मौसम आपका यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो लाइट कलर्स ही चल रहे हैं। और कट्स डिफरेंट हैं, कुछ क्या कहते हैं जैकेट्स चल रही हैं, लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं, शॉर्ट शर्ट्स हैं, लॉन्ग शर्ट्स हैं, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते हैं, लॉन की इतनी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें, सब कुछ। अच्छा, वेस्टर्न वेयर भी आप कुछ डिज़ाइन करती हैं साथ साथ? नहीं, वेस्टर्न नहीं करती मैं ज़्यादातर ब्राइडल्स करती हूँ। ब्राइडल्स करती हैं, तो ब्राइडल्स ड्रेसेस जो हैं मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा हैवी कुछ लोग जो हैं वो बनाना चाहते हैं, तो उसको फिर कैरी करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसको फिर किस तरह से आप कस्टमर को बताते हैं कि अच्छा ये ड्रेस जो है आपके लिए कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसको अगर आप इस तरह कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा? कस्टमर क्योंकि पहले तो आते हैं, फिर फिटिंग्स वगैरह ये सब कुछ आपको जब ऑर्डर करने से पहले वो आपको ना देते हैं कि जी ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो वो आई थिंक पहन के लड़कियाँ इतनी खुश हो जाती हैं कि वो भूल जाती हैं कि ये हैवी जोड़ा है या वो कैरी नहीं कर सकती हैं, लेकिन कर लेती हैं कैरी, इतना कोई मुश्किल नहीं होता क्योंकि आजकल तो बहुत हैवी हो गया ना, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया आपका काम। लहंगे चोलियाँ बिल्कुल आपके कोई स्पेस नहीं होती कि काम ना होए, लेकिन लड़कियां कैरी कर लेती हैं बड़े। अच्छा, वलीमे का और बारात का जोड़ा जो है इसको मतलब आप एक साथ ही बना सकते हैं कि ये डिफरेंस रखा जाता है कि एक दिन का अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी है तो दूसरा आपको नॉर्मल रखना चाहिए जोड़ा? वो भी डिपेंड करता है, कुछ लोग कहते हैं हमें उतना ही हैवी चाहिए। सही। आप कलर चेंज कर सकते हो, आप कट चेंज कर सकते हो, लेकिन हैवी जो है ना वो फिर आपके कस्टमर पे होता है कि किसको क्या अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी डिज़ाइनर की तरफ से कोई बहुत अच्छा आइडिया आया और आपने उसको अप्रिशिएट भी किया, और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो ऐसे आते हैं, सॉरी डिज़ाइनर मैंने कहा, कस्टमर आपके पास आता है आजकल क्योंकि लोगों में अवेयरनेस इतनी आ गई है, तो उनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से या लोग खुद से घर बैठे जो हैं वो सोचते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, तो कभी किसी कस्टमर का आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसको आपने जब बनाया हो तो आपको वाकई लगा कि कुछ ऐसा बहुत होता है? हाँ, अक्सर कस्टमर्स आते हैं वो कहते हैं हमें आपका काम बहुत अच्छा है, आप अपना काम इस तरह से कर दें, तो वो हम वेरिएशंस बना देते हैं और कई दफ़ा बहुत अच्छी बन जाती हैं, बहुत अच्छी बन जाती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं, और कई दफ़ा नहीं अच्छी होती, लेकिन ये कि कई दफ़ा बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो सुंबल शुक्रिया बहुत बहुत आपके कीमती वक्त के लिए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं, और आप जो काम कर रही हैं मैं उसमें भी आपको विश करना चाहूँगी कि गुड लक, आप अच्छा सा काम करें, लोगों को आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आए और लोग जो है अपनी शादी के जोड़े अच्छे अच्छे पहने। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे इजाज़त